स्मैश वाले लेक्चर देखे थे? यस मैम। मतलब ये वाले जो मैंने आंसर्स लिखे थे मैंने स्मैश के पहले लिखे थे, बट मैंने जब उसके बाद देखा देन आई केम टू नो कि एक आइडियल आंसर एक्चुअली में कैसे तो होता जो है। क्लास में मतलब स्मैश वाली में जो पीवाईक्यू लाइव लिखा रहे थे वो लिखे थे? हाँ, एक डायग्राम, एक थ्योरी एंड ये सारी एक चीजें। एग्जांपल। ये जो आपने जैसे बनाया ना, ये अच्छी चीज है, लाइक इस डायग्राम और ऐसे चीजें करनी चाहिए, बट द पॉइंट इज थोड़ा सा इससे इनबॉक्स करो। ये आपने प्रेजेंटेशन को इनहेंस करने के लिए डाला हो रहा है इनहेंस? नो मैम। इससे भी इनसर्कल करो। एक काम तो करना है, जो सिलेबस है पूरा रट लो। उसके बाद जो एक्स फैक्टर में जैसे बहुत से एक तो हेडिंग्स दे रखी है, हेडिंग के साथ एग्जांपल दे रखी है, पूरा कंटेंट आई अंडरस्टैंड कि सारा रटा नहीं जाएगा। और दो मतलब अगर दो पेज में मैं लिखना है नहीं लिख जा सकता। जो जो उसमें हेडिंग्स दे रखी है उसमें कीवर्ड्स दे रखे वो रट लो। I started my full-fledged preparation after I joined the Ultimate Assessment Program at Civils Daily. Civils Daily. Civils Daily. Civils Daily. There is a 12-month strategy which I have done on Civils Daily platform only. I reached out to the Civils Daily team. Civils Daily. Current affairs में Civils Daily. Civils Daily. Civils Daily. With Civils Daily. Civils Daily. Civils Daily. Civils Daily. A mentorship program of Civils Daily, and that did help me a lot. यस आशीष। यस मैम। तो सो बताइए। दिस वीक्स मेरा टारगेट था एथिक्स ऑप्शनल, एसएम का टेस्ट एंड एंशिएंट मिडिवल आर्ट एंड कल्चर। यस। तो मैंने एथिक्स में टिल एटीट्यूड तक आई हैव कंप्लीटेड एंड द इमोशनल इंटेलिजेंस एज वेल। और ठीक है, एटीट्यूड हो गया हमारा, इमोशनल इंटेलिजेंस हो गया है, हाँ, ह्यूमन एंड इंटरफेस, एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस वाली मतलब फर्स्ट यूनिट तो पूरी अच्छे से हो गई है। मैम 3 यूनिट तक कंप्लीट हो गया। 3 यूनिट्स कंप्लीट हो गई है सिलेबस वाइज। ठीक है, Yes, ma'am. कंटेंट अच्छे से पढ़ लिया है, यस मैम। पीवाईक्यू लिख लिया है। यस मैम, मैंने 3-4 लिखे हैं पीवाईक्यूज। अच्छा, एक चैप्टर से कितने लिखे हैं? मैम एक फॉर एथिक्स एंड एग्जांपल ह्यूमन इंटरफेस से कितने मैंने लिखे? ब्रेनस्टॉर्मिंग सारे के कर लिए थे कि मैं ठीक है। ये करूंगा, बट जो मैंने आंसर थे वो भी दो ही 3 लिखा है, क्योंकि क्या कि मतलब जो मैंने फाइंड किया द थिंग इज दैट कि काफी इंटर रिलेटेड है, क्योंकि हाँ, अभी वो तक तो मैंने हम जैसे एप्टीट्यूड वगैरह देखते नहीं पढ़ा हैं हुआ तो है ना। हमें रियलाइज हो जाता है कि हाँ। सेम मतलब क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। यस मैम। ठीक है, तो दिखाओ मुझे आंसर्स। तो ये रहे क्वेश्चंस, राइट? हाँ यस मैम। मैम दिस ऑफ 2024। ये सेट हाँ यस मैम। ये ऐसे ही अच्छा, ठीक है। Okay, ma'am, this is the answer of this application of artificial intelligence in the data input of administration. क्या समझ के आया क्वेश्चन का? अब मैम ये क्वेश्चन ये कह रहा था कि whether we are using the AI as an input, so क्या वो ethically सही है and what are the ethical implication of that? क्यों अंडरस्टूड, कैसे ब्रेक किया? अब मैम first I have just the Supreme Court has used the AI of Supes. हाँ, और मतलब इन गिविंग द जजमेंट, तो फिर मैंने वो किया, फिर मैंने जो भी अपने एक्सपेक्टेड नोट्स में था मैंने फॉर और अगेंस्ट में ले लिया। फॉर एग्जांपल की एल्गोरिथम बायसनेस की जो भी चीजें मैंने उसको इंक्लूड करने की कोशिश की, और वो जो ब्लैक बॉक्स प्रॉब्लम, द प्रॉब्लम ऑफ अकाउंटेबिलिटी एंड दिस ट्रांसपेरेंसी। एक आपने जो काम किया है, पहले बताओ क्वेश्चन GS2 का है कि 4 का? मैम 4 का है। कितनी एथिक्स की टर्मिनोलॉजी है? बहुत कम है। तो फिर जैसे यही कंटेंट लिखना है, बट व्हाट वी हैव टू लर्न इज कि इन कंटेंट को मोल्ड करना है कि वो इथिकल आंसर लिखे। जैसे कि मैं देख फैक्ट बेस्ड डिसीजन में टारगेटेड बेनिफिशियरी, मतलब इसमें वो वाली चीज आती है ना कि इट लैक्स पीपल पार्टिसिपेशन, या फिर जो डेमोक्रेटिक मैंडेट है कि एवरीवन शुड बी इक्वल, वो वाली चीज अगर कॉम्प्रोमाइज हो रही है, ये जो अगर वर्ड्स आते तो इथिकल वाले दिखते हैं। अकाउंटेबिलिटी हम फिक्स नहीं कर पा रहे हैं, इक्विटी इंक्लूसिवनेस को हम इंश्योर नहीं कर पा रहे। क्यों? बिकॉज देयर आर पीपल हु आर नॉट एबल टू रीच, या फिर वॉइस सबकी नहीं है। ये कुछ भी टर्म मुझे नहीं दिख रहा है। स्मैश वाले लेक्चर देखे थे? यस मैम। मैम स्मैश मैम वेरी हेल्प, मतलब ये वाले जो मैंने आंसर्स लिखे थे मैंने स्मैश के पहले लिखे थे, बट मैंने जब उसके बाद देखा देन आई केम टू नो कि एक आइडियल आंसर एक्चुअली में कैसे तो होता जो है। क्लास में मतलब स्मैश वाली में जो पीवाईक्यू लाइव लिखा रहे थे वो लिखे थे हाँ आपने? मैंने मतलब पहले मैंने खुद से अटेम्प्ट करने की कोशिश की एंड देन आफ्टर दैट मैंने लेक्चर्स देखे। अच्छा, उन्हीं क्वेश्चन का जो कि ये वाले क्वेश्चन क्लास में आने वाले, पहले खुद से देखा फिर क्लासेस देखी। यस मैम। फिर मतलब मुझे बाद में पता चला कि कैसे एक आइडियल आंसर में 10 पॉइंट्स होने चाहिए, एक डायग्राम, एक थ्योरी एंड एक एग्जांपल। ये जो आपने जैसे बनाया ना, ये अच्छी चीज है, लाइक इस डायग्राम और ऐसे चीजें करनी चाहिए, बट द पॉइंट इज थोड़ा सा इससे इनबॉक्स करो। ये आपने प्रेजेंटेशन को इनहेंस करने के लिए डाला हो रहा है इनहेंस? नो मैम। इससे भी इनसर्कल करो, कहीं से भी एरो नहीं जाने चाहिए। ये चीज करी है ना, इट्स बेटर होता कि इस तरीके से आप बॉक्स बना दो, और उसके अगर 4 ही पॉइंट्स यहाँ पे है तो बिल्कुल 4 ऐसे लिख दो और पूरे को एक बॉक्स में डाल दो। कभी भी डायग्राम हो या कोई भी डाटा हो,
प्रेजेंटेशन को इनहेंस करने के लिए होना चाहिए। अगर आपको फील आ रहा है कि इससे तो सारा मटेरियल जो भी मैं लिख रहा हूँ कंजेस्टेड हो रहा है, डोंट मेक देम। फिर बेटर है कि पॉइंट वाइज आओ। जस्ट कि हाँ सबने टॉपर ने बोला आंसर बनाना है तो डायग्राम बनाना है तो बना दो, वो काम नहीं करना है। नहीं मैम, एक्चुअली में क्या था ना कि ये मेन डिमांड नहीं था, सो इफ आई वुड हैव राइटन इन पैराग्राफ देन वो फिर नहीं काफी डायग्राम लंबा से हो ही जाता। बनाओ, बट आपने जो बनाया ना कि कहीं भी एरो जा रहा है, हाँ, वो क्या नहीं मेन चाहिए। वो चीज समझ नहीं आ रही है। ये वाली चीज थी, इसे इंसर्कल होनी चाहिए थी। बिल्कुल मेन डिमांड नहीं है, इसीलिए छोटी सी स्पेस में इसे कवर करो, बट थोड़ा ऐसा प्रेजेंटेशन खिल के तो आए, वो काम हमें करना है। और एथिक्स की टर्मिनोलॉजी नहीं है, लाइक GS2 का आंसर मुझे ज्यादा लग रहा है। मैम फिर ये एथिक्स की टर्मिनोलॉजी, अच्छा ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, इन सब पॉइंट्स को इंक्लूड करना सबसे है। पहला एक काम तो करना है, जो सिलेबस है पूरा हाँ। रट लो। उसके बाद जो एक्स फैक्टर में जैसे बहुत से, एक तो हेडिंग्स दे रखी है, हेडिंग के साथ एग्जांपल दे रखी है, पूरा कंटेंट आई अंडरस्टैंड कि सारा रटा भी नहीं जाएगा। और दो मतलब अगर 2 पेज में मैं लिखना है नहीं लिख जा सकता। जो जो उसमें हेडिंग्स दे रखी है उसमें कीवर्ड्स दे ही रखे, वो रट लो। हर टॉपिक का एक कोड रट लो और बाकी एग्जांपल्स। एक कुछ एथिक्स की टर्मिनोलॉजी एनीवे हमें यूज करना, और इसका सिंपल सा तरीका है। ये टॉपिक जैसे कि ये इमोशनल का अप्लाइड एथिक्स का है, अप्लाइड एथिक्स के टॉपिक पे जाओ, फिर उसकी टर्मिनोलॉजी बना लो। अगर एटीट्यूड का क्वेश्चन है तो एटीट्यूड की टर्मिनोलॉजी पहले ही बना लो। तो हमें करना क्या है, हाँ, तो सबसे पहले जो काम रहता है, जो क्वेश्चन पूछा गया आइडेंटिफाई करो कि सिलेबस के किस पार्ट से है, जैसे कि वो वाला काम हमें करना है। हाँ, ये वाली चीजें आप लिखते रहो। तो मतलब कि पार्ट ऑफ द सिलेबस, हाँ, फ्रॉम विच द क्वेश्चन इज आया, उस थीम आइडेंटिफाई करो, और उस थीम के कीवर्ड्स एनीवे हमारे पास हैंडी है। हमें दिक्कत तब आती है जब क्वेश्चन हम सीधा लिखने बैठते हैं, हमें यही नहीं समझ आता किस पार्ट से पूछा गया है। मैम ऑल्सो ब्रेनस्टॉर्मिंग उन 7 मिनट्स में, ब्रेनस्टॉर्मिंग प्लस आंसर्स, वो थोड़ा मेरे लिए टफ हो जाता है। अभी PYQ में मैंने क्या बोला, PYQ में आप टाइम एक्सीड कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं। जब जो मेंस एसेंशियल प्रोग्राम वाले हमारी जो टेस्ट सीरीज है ना, उस टाइम पे अगर 1.5 घंटा है तो यू हैव टू राइट इन 1.5 आवर। इफ इट इज 3 आवर, यू हैव टू राइट इन 3 आवर। PYQ में आप थोड़ा टाइम ले लो बिकॉज यू आर इन द लर्निंग फेज। और ब्रेनस्टॉर्मिंग दिखाना मुझे। यस मैम। मैम क्वेश्चन कौन सा है ये? मैम द वॉर वन, ये द एथिक्स मैम, द हाँ, ये इट इज नॉट इनफ टू टॉक अबाउट, ये भी अप्लाइड एथिक्स का हाँ, है, वॉर yes, वाला। ma'am, अब इसकी सारी टर्मिनोलॉजी अगर एक्स फैक्टर पढ़ा होगा तो होगी। यस मैम, ट्रू। वो डाली। यस मैम, मैंने कोशिश की। वर्च्यू एथिक्स, डिओन्टोलॉजी, द पीपल सेंट्रिक। गुड गुड गुड, यही वाली चीजें हमें चाहिए थी। यस मैम। ये यूटिलिटरीज, वही जो GS वाला कंटेंट है लिखना वो है, बट वी हैव टू मोल्ड इट इन सच अ वे कि लगे कि वो एथिक्स का आंसर मैंने है। थिंक इज दैट कि मैंने क्या सोचा कि जो अप्लाइड एथिक्स में हम अगर टर्मिनोलॉजी, मतलब कि हम अगर टेक्निकल वर्ड नहीं यूज करेंगे तो फिर हम डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि फिर वो टेक्निकल वर्ड यूज करो बट एथिक्स टर्म भी तो होना चाहिए ना। द प्रायोरिटी इज टेक्निकल वर्ड अलोंग विद एथिकल टर्म्स। अगर पूरा टेक्निकल हो गया तो एग्जामिनर ने GS4 में क्यों पूछा है, 3 में पूछ लेता। यस मैम। वो चीज है। और ये क्या किया, यहाँ से यहाँ तक का सिर्फ इंट्रो है। नहीं नहीं मैम, द थिंग इज दैट कि क्वेश्चन बहुत ही बड़ा था, हाँ। सो इट वाज मोर अबाउट कि हाउ दैट डेवलप द कंपनीज ऑफ द जो डेवलप्ड background कंट्री वाले। इज यूजिंग दैट थिंग फॉर द वॉर। सो आई हैव जस्ट मतलब कि आई हैव जस्ट गिवन द एग्जांपल एंड लास्ट सेट द मीटिंग में भी कॉन्टेक्स्ट। हमने बात करी थी Yes, कि जो आपका ma'am. डिबेटिंग पर्सनालिटी है कि कंटेक्स्ट देना, इसमें भी वो झलक रहा है। हाँ। ये एग्जांपल, पहली चीज तो हाईलाइट करो एग्जांपल है। दूसरी चीज 4 लाइन का आपने एक एग्जांपल लिखा है, मुझे अलग ही पैराग्राफ दिख रहा है ये। और दिस आई हैव टोल्ड यू लास्ट टाइम भी यस मैम। कि इतना बड़े एग्जांपल्स मत लिखो। अब ये कहाँ से डिफरेंशिएट होगा कि एग्जांपल है। मैम द थिंग इज दैट कि मैं बड़े वाले क्वेश्चन में मैं नहीं समझ पाता हूँ कि हाउ टू सेट द, मैम वो छोटे वाले में हो जाता है, बट इन दिस क्वेश्चन आई वाज कंफ्यूज कि मैं कॉन्टेक्स्ट क्वेश्चन को ब्रेक करो। जैसे अगर इसी क्वेश्चन की हम बात करें, enough to believe in one must act upon in the present context the major weapon industries of that are adversely influencing continuation of number for their own self interest all under what are ethical consideration of the powerful nation in today's arena। तो पहली चीज तो ये है कि जो powerful nations है they are using the war as a weapon to serve their self interest। तो यहाँ पे vested interest term आना चाहिए, है कहीं पे भी? यस मैम, वही से मैंने यही चीज को करने के लिए 5 लाइन लिखी एक वर्ड को जस्टिफाई करने कि वेस्टेड इंटरेस्ट लिखना क्योंकि था। मेरे पास कीवर्ड्स नहीं थे। तो अब यहाँ पे बिल्कुल वेस्टेड इंटरेस्ट सही वर्ड भी है, फुलफिल भी कर रहा है जो पूछा गया है, और वो सेटिस। अब आपने 5 लाइन, वही जो आपकी डिबेटिंग पर्सनालिटी बहुत ज्यादा इधर झलक रही है, ये काम मत करिए आप। और फिर हेडिंग दीजिए कि कहाँ लिख रहे हो कि वेस्टेड इंटरेस्ट को कैसे फुलफिल कर रहे हैं, फिर 5 पॉइंट्स उसके आते हैं। एंड देन विल कम टू कि व्हाट आर द एथिकल कंसिडरेशंस ऑफ पावरफुल नेशंस टुडे, उन्हें क्या करना चाहिए एंड व्हाट इज द आइडियल वे। ये वाला आंसर तो आई हैव आल्सो थॉट कि काफी। नेक्स्ट वाला फिर मैंने जो नेक्स्ट वाले आंसर थे ये मैंने फिर वो स्मैश PYQs देख के किए थे फ्रॉम हियर।
Ma'am, the thing is that ki the success is not the key to happiness. The happiness is the key to success. ठीक है. So ma'am, I have wrote this answer. सक्सेस इज नॉट की टू हैप्पीनेस. The happiness is the key to success. पहली चीज फर्स्ट पार्ट को एड्रेस करोगे, Then then you will second come to part, the second part. and Yes. then the conclusion. So ma'am, I have written this of the line. Happiness is not the state of mind, but it is it the state of being. Very good. ये स्टार्ट करने का तरीका अच्छा है. लाइक कोड पे स्टार्ट किया है, फिर क्या किया आपने? Success can ensure the ma'am Material- setting the context of the ultimate goal that you can differentiation. be ensured by being happy. Being happy का मतलब क्या है? हाँ. ये सारे आर्गुमेंट बिल्कुल अच्छे, बस इनबॉक्स कर दो, Hmm. थोड़ा सा बेटर हो जाएगा. Yes ma'am, true. And ma'am, और then ये the जो main चीजें लिख रहे हो ना, अब प्रैक्टिस करो इन चीजों को. 4 ऊपर लिख दिए, एक ही नीचे छोड़ा, फिर यहाँ पे क्या हो गया? कंजस्टेड सी चीज हो गई. तो इसको प्रॉपर अलाइनमेंट, इफ यू आर मेकिंग द सर्कल ऐसे करो, या फिर सबसे बेटर तरीका है जितने पॉइंट्स है उस तरीके का डायग्राम बना दो. एक एक पॉइंट हर जगह लिख दो. Yes ma'am, which is good. नॉट द पैरामीटर ऑफ इम्पैक्ट सक्सेस, फियर ऑफ लुकिंग है. सक्सेस कैनॉट इंश्योर हैप्पीनेस. इसमें एक डायमेंशन आपको ये लिखना है कि सक्सेस ने हैप्पीनेस के अलग पैरामीटर्स बना दिए, विच इज नॉट द रियल सक्सेस. अभी सक्सेस को क्या माना जाना? आपके पास अच्छी गाड़ी होनी चाहिए, लाइक यू शुड बी मटेरियलिस्ट जो हो रहा है, बट एट द एंड वी रियलाइज कि सारा मटेरियलिस्टिक सामान हमारे पास होने के बाद भी वी फील कि हैप्पीनेस नहीं, एक अंदर जो वॉइड है वो हमेशा रह रहा है. तो उस वॉइड को फुलफिल करने के लिए फिर क्या करना है, वो चीज नेक्स्ट एस्पेक्ट आना चाहिए कि हैप्पीनेस की टू सक्सेस कैसे है. मैम फिर मैंने ये कहना कि हाउ हैप्पीनेस कैन इंश्योर सक्सेस. Always in learning process. ट्रांसेंडेंट द नीड्स एंड द मटेरियल, जो आप अभी मैंने करने की कोशिश की. ये कैसे लिंक हो रहा है? हाउ हैप्पीनेस कैन मैम द सेकंड पार्ट, हैप्पीनेस इज द की टू सक्सेस. हाँ नहीं, तो ये ऑलवेज इन लर्निंग प्रोसेस. मैम मैंने यहाँ पे बताया ना कि बीइंग हैप्पी का मतलब ये है कि अंडरस्टैंडिंग द सिचुएशन ऑब्जेक्टिवली. तो मैंने इससे पहले बीइंग हैप्पी का मतलब बता दी कि जब आप हैप्पी हैं तो फिर कहते मैंने कैरेक्टरिस्टिक्स बता दी, फिर मैंने इस कैरेक्टरिस्टिक्स को सक्सेस के साथ यहाँ पे ऐड ऑन कर दिया. लाइक ऑलवेज आई टेल यू कि अगर कोई पॉइंट इफ आई नीड टू आस्क यू कि आप मुझे बताइए, तो मतलब उसमें कि कुछ ना कुछ कमी है कि ये कि या तो ये पॉइंट ही मुझे बता दे. एंड इफ आई लिंकिंग इट, एक एग्जांपल दो कि हाउ समवन हैज क्रिएटेड, और इसके लिए जो एग्जांपल की लिस्ट है ना वो हैंडी रखो. लाइक एग्जामिनर के सामने आप नहीं होगे ना कि उनको बता पाए कि मैंने इस पार्ट के क्वेश्चन से लिंक किया. इट्स बेटर कि नीचे एक एग्जांपल आ जाए, तो ये वाली चीज आपकी सेल्फ अंडरस्टूड हो जाएगी. तो ये जो पॉइंट किया है ना, फर्स्ट पॉइंट का रिपीटेशन कर दिया, ये मत करो. इससे बेटर ये है कि हैप्पी कैसे रहते, वो एक ये तरीका डाल दो. मतलब एक वे फॉरवर्ड, ये जो चीज ऊपर थी और पूरे के पूरे क्वेश्चन का क्रक्स आपने सिर्फ मटेरियलिज्म में कंक्लूड कर दिया, जबकि अदर डायमेंशंस भी आपने देने की कोशिश करी. यहाँ पे क्या लिख दिया? सक्सेस इज नॉट इन मटेरियल सेंस. तो आप ही ने अपने आंसर को नैरो डाउन कर दिया ना. तो और वो भी कंक्लूजन में कर दिया जब वो स्टेज है मार्क्स देने की. तो इससे बेटर ये होता कि हैप्पी कैसे रह सकते हैं, मतलब जो हैप्पीनेस की ट्रू सेंस है उसको हम रियलाइज कैसे कर सकते हैं, वो वाली चीज कंक्लूजन में डालते हैं आप. Ma'am, the ultimate measure of man is not where मतलब he stands in a time measure of comfort and concern, but at a time of challenges and controversies. तो ये एक तो क्वेश्चन थोड़ा सा लिंक हो रहा है उसके एप्टीट्यूड और एटीट्यूड से. एटीट्यूड ध्यान में आ गया था? यस मैम. ठीक है, वेरी गुड. यही करना है. क्वेश्चन को पहले पढ़ो, 2 बार पढ़ो, 3 बार पढ़ो, बट देन आइडेंटिफाई कौन सी थीम, फिर उस थीम के सारे कीवर्ड्स दिमाग में ले आओ. Very important. Testament of ethics not in following virtue in peace but following it at a time of challenges. Okay, why character does not judge in comfort. हमेशा क्वेश्चन जो हेडिंग बना रहे हैं ना, हमेशा क्वेश्चन फॉर्मेट में मत बनाओ. कैरेक्टर कैन नॉट बी जज्ड इन कंफर्ट एज, मतलब ऑल टाइम इफ यू आस्क कि क्वेश्चन ही क्वेश्चन पूछ रहे हो, वो थोड़ा सही अप्रोच नहीं है. Cost is very not easy to apply moral reasoning over moral intuitions. The cost benefit analysis is easier. The cost benefit analysis, opportunity cost लगभग सेम ही बात है. रिपीटेशन मत करो. एक ही पॉइंट को आप मतलब एक तरफ कान ऐसे पकड़ा फिर ऐसे पकड़ लिया, और वो भी ये चीज ऐसी है कि ऐसा नहीं है कि वी आर इन डर्थ ऑफ द कंटेंट. और इसमें ना एग्जांपल्स देते रहना चाहिए. ये सिर्फ एक एग्जांपल अगर हर कहीं पे हम डाल रहे हैं कि जैसे कि किसी ने कोई अच्छा काम वो भी तब किया है कि व्हेन इन अ चैलेंजिंग पोजीशन, जैसे कि आईपीएस अभिषेक जिन्होंने कि ठीक है रायट का फेस था, उन्होंने क्या किया कि जनगण मन स्टार्ट करवा दिया और सारे क्राउड को मैनेज किया. तो वो उनका अप्रोच क्या था, वो लाठीचार्ज भी करा सकते थे.
तो ये वाले जो Empathy. बिल्कुल वाली चीज मतलब यहाँ पे सूट हो रही है। ऐसे एग्जांपल्स आने हैं और टाइम पे हाइपोथेटिकल एग्जांपल 2-3 स्टेटमेंट की बनाने से अच्छा है कुछ ऑब्जेक्टिव एग्जांपल दे। एक अप्रोच ऐसे याद रखिए, पॉइंट, सब्जेक्टिव, एग्जांपल, ऑब्जेक्टिव। जैसे कि कोई पॉइंट लिख रहे हो आप तो उस पॉइंट को थोड़ा सा सब्जेक्टिव लिखो कि यस यू आर एक्सप्लेनिंग, जिसमें इथिक पॉइंट पॉइंट जो लिख रहे हैं हम, हाँ उसमें हेडिंग आएगी, उसमें कीवर्ड आएंगे। इट्स बेसिकली अ सब्जेक्टिव थिंग। व्हेन वी आर राइटिंग एग्जांपल वो ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव का मतलब कोई केस स्टडी डाल दो आप, इंटरनेशनल हो, किसी ब्यूरोक्रेट का एग्जांपल डाल दो, किसी भी अदर फेमस पर्सनालिटी या कुछ भी डाल दो। होगा क्या कि Objective वो जो example. आपका सब्जेक्टिव पॉइंट वो ऑब्जेक्टिव एग्जांपल उसे पूरी तरह से सेटिस्फाई कर देगा, मतलब एक्सप्लेन हो जाएगा ताकि एग्जामिनर को आपको नहीं पूछना पड़ेगा। सब्जेक्टिव पॉइंट ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव एग्जांपल, एग्जांपल यस। आपके इतने बड़े आंसर में सिर्फ एक एग्जांपल है, वो भी बनाया हुआ। बनाया हुआ। यस, तो एक भी ऑब्जेक्टिव एग्जांपल नहीं है जिससे मैं रिलेट कर पाऊं। Because they perform in difficult time. एक डिफिकल्ट टाइम में क्या अप्रोच उनका होता है, ये जो एटीट्यूड वाली बात वो भी निखर के आ सकती है। जैसे कि डिफिकल्टी में जो सत्याग्रह गांधी जी ने, उस टाइम पे तो वॉयलेंस कितनी भी ये फिलोसफी निकल सकती थी, बट उनका कैरेक्टर था कि कितना भी चैलेंजिंग टाइम है हमें करेंगे। गुड गुड, आपकी हिस्ट्री वाला गांधी जी calling of non-cooperation Non-cooperation movement movement. due to violence. Due And to then violence, and Howard ma'am Churchill. also have wrote the Arjun example. ये the Arjun dilemma of family versus interest. अभी the high अच्छा opportunity एग्जांपल है ना, cost. यू आल्सो फील कि हाँ ये Yes, अच्छा ma'am. एग्जांपल, ये हाईलाइट होके आ रहा है। मैम ये वाली दिक्कत जो टाइम के चक्कर में कि I have to write the टाइम answer नहीं, in जैसे time. कि ये आप टॉपर्स की कॉपी एक बार देखिए, उसमें बेसिकली क्या है कि इफ दे आर राइटिंग एग्जाम्पल, एक सिमेट्री मेंटेन करिए। आपके इसमें सिमेट्री नहीं है। अगर अच्छे एग्जाम्पल है ना, ये सोचिए कि एग्जामिनर के सामने बहुत सी कॉपियां है, हम अच्छा कंटेंट है वो भी ऐसे छुपा के डाल रहे, कोई अंडरलाइन नहीं है, कोई स्पेसिफाइड नहीं कि एग्जाम्पल छूट जाएगा। जैसे मुझसे भी छूट गया कि इस 3 लाइन के पॉइंट में अर्जुन ने पता ही नहीं चला, पॉइंट के कंटिन्यूएशन में आपने अर्जुन को डाल दिया। ये एक बार ये अप्रोच देखिए और नेक्स्ट कॉपी में मुझे दिखना चाहिए। हेडिंग डली, ये इधर जो स्पेस तो छुटी हुई है ही सही, उसके बाद में ये पॉइंट चला यहाँ पे, फिर एग्जाम्पल 2 लाइन या फिर इस तरीके से, फिर नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे आएगा। इस पॉइंट के नीचे मुझे कोई एक अलग वर्ड नहीं चाहिए, एक सिमेट्री अलाइन चलनी चाहिए। जहां एग्जाम्पल लिखा है अगर बीच में, तो नेक्स्ट जगह एग्जाम्पल वही होगा। एग्जाम्पल की अलग सिमेट्री रहेगी, पॉइंट्स की अलग सिमेट्री रहेगी। ये पॉइंट के नीचे यहाँ से लिखना ये मत करिए। Yes, ma'am. और अगर एग्जाम्पल अच्छे तो उसे ऐसा करिए कि वो हाईलाइट हो क्या है। लाइक इट्स बेसिकली यू आर नॉट देयर टू स्पीक इन फ्रंट ऑफ दिस एग्जामिनर। आपकी कॉपी आपके बारे में बोलेगी, तो जितनी अच्छा हम प्रेजेंटेशन या मार्केटिंग कह लो हम कर सके उतनी अच्छी करो। ये चीज का ध्यान रखूं। एंड मैम आल्सो डायग्राम्स का मुझे यूज करने में आई एम गेटिंग प्रॉब्लम कि कौन सा डायग्राम कहाँ पे यूज एक करें। अभी शिखर सर का यूट्यूब पे वीडियो आया है कि इथिक्स के हम कितने टाइप के डायग्राम्स है, हाउ वी कैन इंटीग्रेट। देखा? नहीं मैम देखा नहीं, हैव टू सी। नहीं, उसको देखिए, बिकॉज अभी हम इथिक्स वाले फेज में हैं, तो उसको बिल्कुल देखिए। आप लर्निंग स्टेज पे उन डायग्राम्स को आप अच्छे से इनकलकेट कर पाओगे। तो वो वीडियो आपका होमवर्क है, मतलब इस बार की वो देखना ही है। जिस टॉपिक के आप जहां इंटीग्रेट कर पाओ वो आपको करना है। एंड मैम द क्वेश्चन वाज कि मतलब ये केस स्टडी है क्या? नहीं मैम, मतलब कि एक लाइन थी, द क्वेश्चन वाज कि हमें ये नहीं देखना चाहिए कि हमारे पास क्या है, और हमें ये नहीं देखना चाहिए कि हमको आगे का मिलने वाला है। हमें ये देखना चाहिए कि व्हाट इज विद इन अस। ठीक है, तो फिर मैंने वो बताया कि व्हाट लाई बिहाइंड अस और व्हाट टू फॉलो ड्यूरिंग द मोमेंट। अब बेसिकली ये कि मोमेंट में रहो। हाँ, मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल कि आपके पास फॉर एग्जांपल कि सेम सेक्स मैरिज का कॉन्सेप्ट है। हाँ। तो अब आप उसको इसलिए मतलब कि हटा रहे हो जस्ट बिकॉज कि आपकी फैमिली वैल्यूज कुछ और है, या फिर आप उसको इसलिए एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर रहे हो कि आपके लॉस कुछ और कहते हैं। आपको इन तो दोनों में से वर्ड आना चाहिए मोरल रिलेटिविज्म। हाँ यस मैम, मोरल रिलेटिविज्म आया वो वर्ड? नो मैम, इसे बोलते हैं इथिक्स की टर्मिनोलॉजी। मोरल कि ये जो वर्ड के मोरल रिलेटिव, कि आपके मोरालिटी मेरी मोरालिटी कुछ और हो सकती है। तो फिर कह रहे कि जस्ट यू हैव टू सी व्हाट लाइज विद इन यू, मतलब कि फॉलो योर कॉन्शियसनेस, सेल्फ कॉन्शियसनेस इससे बेटर वर्ड है कंसाइज, जो कि सिलेबस में मेंशन्ड है। इसीलिए बोल रही हूँ सिलेबस को एकदम मगअप कर लो। Rationality, compassion, love, respect for the benefit of beyond this is benefit and analysis and all that. Why should we focusing more on what lies? Because of sense I understanding the situation. और ये जो चीज है ना, इसके लिए बेटर वर्ड है ना कि ऑब्जेक्टिविटी, अंडरस्टैंडिंग द सिचुएशन। मतलब वो ये कि आपकी ऑब्जेक्टिविटी आनी चाहिए, रैशनैलिटी, वो वर्ड डालो।
अभी थोड़ा मुझे लग रहा है कि नहीं, but anyway, फर्स्ट टाइम इनर्शिया लगेगा, अच्छे आंसर्स, आई रियली से अच्छे आंसर्स है, इसको कंटिन्यू रखना, हर वीक हम सुधारेंगे। कभी भी इथिक्स के आंसर फर्स्ट टाइम में परफेक्ट नहीं होंगे, तो ये ऐसा नहीं है कि बुरे। अभी आपने अगर 4 टर्म्स इस सेशन से सीखे, 4 आप जाके फिर से बुक खोलोगे कि क्या मैंने मिस किया। थिंग इज दैट कि ऐसे मेरा ऑप्शनल फिलॉसफी, तो मुझे उसकी दिक्कत नहीं, मुझे थिंग इज दैट कि मैं उस जार्गन को यूज नहीं कर पा रहा हूं एट द राइट टाइम, बिकॉज वो कॉन्टेक्स्ट सेट वाली बात होती है। आप हर टाइम पे ये ट्राई करते हो जो आपकी वीकनेस बन चुकी है कि मैं एक पेज का पहले बैकग्राउंड दूंगा फिर मैं मेन बात पे आऊंगा। हर जगह आपकी आदत, बिकॉज यू फील कि नहीं बैकग्राउंड के बिना मेरी बात समझ नहीं आएगी, बट ऐसा नहीं है। जो सब्जेक्टिव हेडिंग मैंने बोला है कि जो सब्जेक्टिव पॉइंट है उसमें सिर्फ हेडिंग डालिए, 1 लाइन में एक्सप्लेन करिए, 2 लाइन पे जाइए, और फिर ऑब्जेक्टिव एग्जांपल एनीवे उस चीज को जस्टिफाई कर देगा। सब्जेक्टिव जैसे कि कंट्रोलिंग योर टेम्पर इन अ सिचुएशन, इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन, ऐसा है सिंपल डाल दीजिए MS धोनी द कूल कैप्टन, पूरी बात कर देना समराइज, और इसमें ये बोलूं मैं कि आई वॉज इन अ वेरी कूल स्टेट व्हेन आई सो अ रोड रेज, और ऐसी बिल्कुल चीज नहीं, वो एग्जामिनर रिलेट ही नहीं करेगा उस चीज से। सब्जेक्टिव पॉइंट ऑब्जेक्टिव एग्जांपल, ठीक है, समझ गया। यस। ब्रेनस्टॉर्मिंग मैम ब्रेनस्टॉर्मिंग वो मैं एक्चुअली में बहुत रफ पेज पे करता हूँ, तो लाए नहीं हो आपको, खुद को समझ आती है आपकी ब्रेनस्टॉर्मिंग? यस मैम, वो तो तभी तो आंसर्स मतलब हो जा रहे हैं। अच्छा। मैम मुझे आंसर समझने में एट सच कोई प्रॉब्लम, बिकॉज कि मतलब ये सब तो होता है। थिंग इज दैट कि वो जो जार्गन्स है ना, दैट एकेडमिक जार्गन्स ऑफ अकाउंटेबिलिटी एंड द एग्जांपल्स, अभी मुझे वो एग्जांपल्स याद करने में काफी प्रॉब्लम हो रही है। बट वो एनीवे एग्जांपल की एक लिस्ट होती है, वो रिपीटेशन होता है, कीवर्ड्स की भी जो है रिपीटेशन, बस हमारा पर्पस ये उस टॉपिक के कीवर्ड रख लो, हर टॉपिक के मुश्किल से 10 ही कीवर्ड होंगे और 3-4 एग्जांपल्स, वो हो जाएगा। बट अभी दिक्कत है कि हम टॉपिक और उस टॉपिक को सिलेबस से लिंक करना, ये चीज मिसिंग है, दूसरी उस सिलेबस की थीम के कीवर्ड तैयार, ये भी मिसिंग है, क्योंकि अभी नया स्टार्ट हुआ है। ये हाँ, तो ये चीज बाकी है। ठीक है, मेंटरशिप डायरी दो मैम, एंड द ऑप्शनल में काफी अच्छा चला मैम, आई एम मेकिंग द नोट्स, तो आज मतलब कि चल रहा है मैम। इसमें भी द आंसर राइटिंग इनर्शिया अभी थोड़ा सा है, मैं समझ में सब कुछ आ रहा है, बिकॉज़ थोड़े से ना ऑप्शनल के नोट्स कंसाइज बनाओ, इतने खुले खुले मत बनाओ, द पॉइंट इज बहुत ज्यादा बल्कि हो जाएंगे ऑलरेडी। ये तो जैसे आपने आंसर लिख दिया ना, उस तरीके के बनाए, मेक इट वेरी कंसाइज्ड, ठीक है, बिकॉज हमें वो ये कि ऑप्शनल के नोट्स को जब एंड में हम रिवाइज करेंगे तो ज्यादा हो जाएगा, हाँ बल्कि हो जाएंगे, और वी हैव टू मेक श्योर कि वो बल्कि ना हो। और ये ऐसा नहीं कि आप फर्स्ट टाइम रीड कर रहे हो इसलिए बड़े हैं, क्योंकि एनीवे आपने मास्टर्स में सारी चीज पढ़ ली है, ग्रेजुएशन वाली चीज में, ठीक है। नेक्स्ट आज डेट क्या है मैम? आज 13th of August, ठीक है, और 21, 22 आप टाइमिंग लेके आएंगे, और आपको करना क्या है, जो हमारी इथिक्स चल रही है, एक्स फैक्टर को कंटिन्यू करेंगे। 4 यूनिट हो गई है ना मैम? यस मैम, आज 5वीं भी कंप्लीट हो जाएगी, 5 हो जाएगी, बाकी की 4 और बाकी होगी। 4 और बाकी कंप्लीट देम। और माइक्रो थीम्स देख रहे हो कि उसी में क्वेश्चंस हैं? मैम क्वेश्चन सारे उसी में मतलब फर्स्ट क्वेश्चन एंड देन, तो ठीक है, वो वाले क्वेश्चंस आप लिखोगे। तो और पीवाईक्यू फिर नेक्स्ट मीटिंग में लेके आना, ये सिर्फ 5 ही है, जैसे ही 10 हो जाए यू हैव टू सबमिट फॉर इवैल्यूएशन, बाकी ऑप्शनल को कंटिन्यू रखना। एमएससी कितना हो गया? मैम एमएससी एंशिएंट कंप्लीट है, मिडिवल का विजयनगर एंड मुगल का वो बचा हुआ आर्ट एंड कल्चर, बाकी प्रीलिम्स के उसमें मैम वो करना पड़ेगा, वो सतीश चंद्र उठानी पड़ेगी उसके लिए। तो अभी एंशिएंट कहाँ से किए? नोट से ही एक्स फैक्टर नोट से। अच्छा, मेंस वाला कंटेंट कर लिया, अभी जो एनसीईआरटी वो नहीं पढ़ी है। वो थोड़ा मैम वो मैंने एंशिएंट की आरएस शर्मा पढ़ी थी, बट अभी ये मिडिवल के लिए आई एम नॉट रेड एनीथिंग फॉर द प्रीलिम्स। ठीक है, तो मिडिवल वाली इस वीक में मिडिवल खत्म करना, और एंशिएंट जितना बाकी है वाइंड अप करो। मैम वाइंड अप ऑलमोस्ट हो चुका है बस। हां, तो एंशिएंट वाइंड अप, मिडिवल विल बी द नेक्स्ट म्यूजिक थिएटर कॉइनेज, इन सब के मतलब कि मेंस के लिए नोट्स बनाने की वो प्रीलिम्स मेंस वाले तो एक्स फैक्टर में जितना है ना वहां पे हाईलाइट कर लो। इफ यू आर फीलिंग कि कुछ ऐड ऑन करना है, वहीं पे ऐड ऑन करो, क्योंकि वो वैसे भी पतली सी पीडीएफ है ना, तो पूरे अलग नहीं। और प्रीलिम्स के लिए क्या है, जहां से भी अगर आपको लग रहा है बिल्कुल उसके नोट्स बना लो, क्योंकि प्रीलिम्स में अपार्ट फ्रॉम द एनसीईआरटी भी क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। हाँ, तो उसके लिए अगर आपको लग रहा है कि कहीं और से ऐड ऑन करना, वो आप करते रहो, ठीक है, क्लियर है? यस मैम, ठीक है, ओके आशीष, तो फिर हम 21 को मिलते हैं। यस, वेलकम।